वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। ठीक है, तो आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। अब टॉपिक वाइज सीरीज हम लेंगे। जैसे आपको पीछे दिख भी रहा होगा, वर्क। ये वर्क कर रहा है, काफ़ी थक चुका है। एनर्जी क्या होती है जो कि बची नहीं है, और पावर। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कुछ क्या कहते हैं, थोड़े थोड़े टॉपिक जो जैसे एक चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर क्लास 9th का, तो हम लोग इसको ओवर करेंगे। जितने भी क्लासेस लग पाए, एक क्लास, दो क्लास, तीन, जो भी। वैसे इतने तो क्लासेस नहीं लगनी चाहिए, लेकिन आई थिंक 2 से 3 हो जाए बस काफ़ी है। ठीक है, अट्रैक्टिव पीपीटी रहेगी मेरे पास, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। समराइज रहेगी, बट आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन दिस पीपीटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वर्क एनर्जी पावर। अच्छा, इसके बारे में बता दें, जो लोग मंजिल आरआईएमसी या सैनिक एग्जामिनेशन और इन सब की प्रिपरेशन, या आर्मी में चाहे इंडियन एयरफोर्स में सर्व करना चाहते हैं, जो 6th क्लास के बच्चे हैं, 7th 8th 9th के बच्चे हैं, उनके लिए मंजिल बैच स्टार्ट हो रहा है जून 2026। इंट्रोडक्शन क्लास आपको अवेलेबल रहेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और भाई फाउंडेशन क्लासेस का परचम हमेशा बुलंद रहा है। AIR रैंक 1 कहाँ से रिदान ने ले आया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से। RMC एग्जाम में किया टॉप, रचा इतिहास। ठीक है, तो हमारे फीचर्स भी, फाउंडेशन क्लासेस क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जूम क्लासेस, लाइव जूम क्लासेस रहेगी। सब्जेक्टिव कॉपी चेकिंग रहेगी, ई बुक मिलेगा, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, मंथली पेरेंट मीटिंग होगी, टॉपिक वाइज असाइनमेंट होगा, और 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी इंस्टीट्यूट, किसी टीचर्स के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा पाना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, और इट इज़ अ वेरी बिग टास्क, वेरी बिग टास्क फॉर टीचर्स, फॉर इंस्टीट्यूट, फॉर दोज हु अटेंडिंग द क्लास। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये हमारे धुरंधर धुरंधर बच्चे रहे, जो कि किसमें, RMC जून में अचीवर्स रहे हैं। रिदान फर्स्ट रैंक, अघात, श्रेया, कृतिका गुप्ता, भावेश एंड मैनी मोर, अभी और भी बाकी हैं आने के लिए। ठीक है, तो फतेह 2.0 स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं फाउंडेशन क्लासेस के ऐप पर जाकर। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि वर्क होता क्या है, वर्क एक्चुअली में है क्या। वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, पावर क्या है। पहले टेक्निकल टर्म्स, ये जो हमारे सामने टर्म लिखे हुए हैं ना, केवल इनको समझ ही लेते हैं कि है क्या एक्चुअली में, कि वर्क क्या है, पावर क्या है, और सॉरी, एनर्जी क्या है, पावर क्या है। अच्छा, अगर वर्क को हम हिंदी में अनुवाद करें, तो मतलब काम। ठीक है, तो बिफोर स्टार्ट, मतलब मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने जाऊं, आपके लिए अभी ही मैं एक छोटा सा वो दे दे रहा हूँ, क्या कहते हैं, होमवर्क है। इजी होमवर्क है, ऐसा कोई सर अभी पढ़ाया तो है नहीं, और होमवर्क क्या, समझ लीजिए। वर्क को हम जानते हैं कि वर्क को क्या बोला जाता है, काम। हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, काम। ठीक है, हाँ। तो अब बात समझने वाली ये है, होमवर्क ये है कि अपने आप से पूछिएगा, या थोड़ा सा कंtemplate करिएगा, सोचिएगा इस बारे में, और जानने की कोशिश करिएगा, ये जो काम है और जो कर्म है, क्या एक ही बात है या डिफरेंट है। काम या कर्म, क्या एक ही है या डिफरेंट है। अलग अलग एस्पेक्ट से हमको सोचना होगा। आप जितना सोच पाए कमेंट बॉक्स में आप जो भी है बताइएगा उसको। ठीक है, फिलहाल ये है आपका होमवर्क। क्या काम और कर्म एक ही है या डिफरेंट है। डिफरेंट है भी तो कैसे डिफरेंट है, सिमिलर है तो कितने पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर है, क्या चीज़ है। ठीक, चलिए इसको और छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि वर्क क्या है। तो समझिए, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं केवल बोल रहा हूँ, तो क्या ये वर्क है। मैं यहाँ पे ऐसे सिंपल ABCD ऐसे लिख रहा हूँ, तो क्या ये वर्क है। सोचने वाली बात है, क्या ये वर्क हो रहा है कि नहीं। जब मैम कहती है वर्क करके ले आना कल, तो भाई वर्क करके लिए आए।
हमने कॉपी पे जो भी होमवर्क मिला था या जो भी छापना था हमको वगैरह, तो वर्क हो गया। तो क्या ये काम हुआ? समझिए यहाँ पे एक देखिए, ये लड़का है ना, ये पढ़ते पढ़ते थक गया है, तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है द कॉमन डेफिनेशन, आई एम एग्जॉस्टेड देयरफॉर आई हैव वर्कड, मैंने काम किया था, मैं थक चुका हूँ, यानी काम हुआ है, तभी तो आदमी थका है, उसकी एनर्जी वेस्ट हुई है, भी तो एनर्जी आएगा तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में है क्या? ठीक है, ये देखिए एक कॉमन डेफिनेशन, कॉमन डेफिनेशन मतलब जो बोल चाल में डेफिनेशन लाई जाती है कि हाँ तुमने ये काम कर लिया, ये होमवर्क कर लिया, तुमने बर्तन धो लिए, या तुमने झाड़ू लगा दिया, पोछा करने वजह से आती है, या वो जरा पंखा ऑन कर देना, तो ये भी एक काम है, पंखा ऑन कर दो, तो क्या ये काम माना जाएगा? तो है क्या? तो कॉमन डेफिनेशन में तो हमको लगेगा कि ये काम हो रहा है। ठीक है, आप इसको और सोचिएगा आप लोग कि एक्चुअली में काम है क्या। कॉमन डेफिनेशन में तो समझ में आ रहा है, बोल चाल की स्थिति में समझ में आ रहा है कि काम हुआ है, बट क्या एक्चुअली ये काम है? ठीक, तो अब हमें साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। साइंस मतलब फिजिक्स काम के विषय में क्या बताता है, हमें वो समझना है कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू साइंस क्या है वर्क। तो यहाँ आते हैं इस वाले वर्ड, द फिजिक्स डेफिनेशन, इसीलिए क्या लिखा हुआ है, द फिजिक्स डेफिनेशन। कॉमन डेफिनेशन तो ठीक है, फिजिक्स डेफिनेशन क्या? तो फिजिक्स डेफिनेशन इज फोर्स हैज मूव्ड मास, वर्क इज डन। क्या बोल रहे हैं कायदे समझते हैं। इस ये जो दो लाइन लिखी हुई है ना इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। ये कह रहे हैं कि पहली बात, पहले मैं बोल दे रहा हूँ है क्या, फोर्स हैज मूव्ड मास, कोई फोर्स होगा जो मास को मूव करेगा और कहेंगे वर्क हुआ। यानी सबसे पहली बात मुझे ये समझनी है कि भाई फोर्स का होना अनिवार्य है, ये बात क्लियर हुई। फोर्स का होना अनिवार्य है, इज अ वेरी नेसेसरी या प्राइमरी थिंग फॉर वर्क हैज टू बी डन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फोर्स मस्ट बी एग्जिस्ट। ठीक, पहली बात फोर्स हो गया। दूसरा, हैज मूव्ड, किसको मूव करे, जिसपे फोर्स लग रहा है वो मूव भी हो। ऐसा नहीं है केवल पहली बात तो चलिए ठीक है, फोर्स होना चाहिए। अच्छा, अगर हमें फोर्स मिल गया, हाँ ठीक है, हमने पहचान लिया कि हाँ फोर्स है, क्या वो फोर्स इतना कैपेबल है कि वो जिस मास पे लग रहा है, जिस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, तो क्या वो मूव कर पा रहा है? दूसरी बात, तो यानी इस डेफिनेशन से हमने क्या समझा, फिजिक्स की डेफिनेशन से क्या समझा, फोर्स होना चाहिए, हैज मूव्ड मास या ऑब्जेक्ट, तो हम कह पाएंगे कि वर्क डन हुआ है। अगर फोर्स भी है, जिस मास या जिस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो मूव भी किया है, तो हम कहेंगे वर्क डन हुआ है। ये बात क्लियर हुई। अभी इसको और ब्रॉड एस्पेक्ट में समझना है, केवल यहीं तक नहीं, और ब्रॉडर एस्पेक्ट में भी इसको हमें समझना है। तो दो दो डेफिनेशन अभी तक हमने देखी। एक कॉमन डेफिनेशन देखी जो कि हम कह रहे कि जैसे हम सोच रहे हैं, तो सोचना भी एक वर्क है, तो क्या ये वर्क है? तो ये कॉमन डेफिनेशन है। लेकिन फिजिक्स की डेफिनेशन क्या बोलती है? तो ये बोलती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, द पैराडॉक्स, पैराडॉक्स ऑफ हार्ड वर्क। पैराडॉक्स का मतलब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराडॉक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, इसका केवल मीनिंग ही जान लेंगे ना तो भी बात बन जाएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराडॉक्स? देखिए मैं एक आप लोग को एडवाइस दे रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एडवाइस ये है कि प्लीज रीड एज मच एज यू कैन। मतलब जितना आप रीडिंग लगाएंगे ना, मैं फिर बता रहा हूँ, जितना आप रीडिंग लगाएंगे, जितना आप वर्ड से गो थ्रू होंगे, अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं, उससे गो थ्रू होंगे, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि चीजें हैं क्या। और केवल पढ़ना ही नहीं है कि हाँ पढ़ के निकल गए, प्रॉपर समझना है चीजों को, प्रॉपर। ठीक है, तो समझते हैं। जैसे पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, पैराडॉक्स, अब आप लोग सोचिएगा
ठीक है। इसके बारे इसका मतलब ये है कि कोई कोई चीज़ मैंने स्टेटमेंट बोली और हम अपनी स्टेटमेंट को बाद में गलत भी साबित कर रहे हैं, या कुछ लग रहा है यार ये बोल तो ये रहा है लेकिन मैच नहीं कर रहा है बात। ठीक है, बोल तो रहा है लेकिन मैच नहीं कर रही बात। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं शाम को बैठा हूँ बीच के किनारे और मैं बोल रहा हूँ सूरज उग रहा है, ये तो दिक्कत है ना, तो ये सही नहीं है। तो पैराडॉक्स क्या है समझिए। मीट कमली, कमली नाम है, ठीक है, ये रही कमली, ही शी इज कमली, कमली का नाम क्या है, कमली है, ठीक है। मीट कमली, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, वेरी गुड। जैसे आप सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जामिनेशन। ही रीड्स, वो रीड कर रही है, ठीक है, चल नहीं रहा क्या, हाँ। ड्रॉज डायग्राम, डायग्राम ड्रॉ कर रही है। एंड क्या कर रही है, ऑर्गेनाइजेस थॉट्स, ऑर्गेनाइजेस थॉट्स की मतलब वो सोच रही है कि कैसे हम चीज़ों को, जैसे हेडिंग क्या बनाएं, उस हेडिंग में क्या लिखे, क्या प्रॉपर लिखना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें कर रही है, ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स। शी इज बायोलॉजिकली, देखिए क्या लिखा है, बायोलॉजिकली एग्जॉस्टेड। अब भाई जो 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा काम करेगा लगातार प्रोजेक्ट बनाएगा तो थक तो जाएगा ही, ठीक है, आप लोग भी थक जाते होंगे। बट हैज शी डन एनी वर्क, देखिए जो कॉमन डेफिनेशन की बात चल रही थी ना, क्या उसने कोई वर्क किया। सोचने वाली बात है कि उसने इतना सारा रीड पढ़ा, डायग्राम बनाया और सोच रही है, देखिए देखिए ना, ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स, थॉट्स का मतलब सोच रही है कि कैसे और अट्रैक्टिव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर रही है, तो बायोलॉजिकली वो थक गई है, उसको थकान हो गया है, एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो क्या उसने कोई वर्क किया, तो समझे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिक्स स्कोर कार्ड, फिजिक्स स्कोर का मतलब कॉमन, ये कॉमन थॉट्स है। अब फिजिक्स इसके बारे में क्या कहता है समझते हैं। फिजिक्स क्या कहता है, अगर मेंटल एफर्ट की बात करें, मेंटल एफर्ट, तो यस, मेंटल एफर्ट में हाँ आई है, इसने काम तो किया है मेंटल एफर्ट में, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम में यस, इसकी एनर्जी भी गई है, तभी तो, जब एनर्जी खर्च हुई है तभी तो वो क्या फील एग्जॉस्टेड कर रही है, कैसा फील कर रही है, एग्जॉस्टेड फील कर रही है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब अभी आप लोग ये समझिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, हिलना। अभी 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 के लिए हम ये मान लेते हैं, या मोटा मोटा ऐसा समझिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हिलना कोई चीज, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो, ये हाई नहीं है। ये किसी, जैसे ये सोच रही है, मान लीजिए सोच रही है, सोचने में ये किस ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए काम आया, जैसे मैं सोचूं कि हाँ मैं शाम को पिज़्ज़ा खाने जा रहा हूँ, जाऊंगा, शाम को मुझे रेस्टोरेंट जाना है, अच्छा रेस्टोरेंट जाना है तो क्या पहनेंगे, जीन्स पहनेंगे, ओके, ऊपर क्या पहन सकते हैं, ब्लेजर पहन सकते हैं, पार्टी में जाना है, ये है वो, मैं ऐसे सोचूं, क्या इससे मैं कोई काम, फिजिकल वर्क, मैं किसी चीज को हिला पा रहा हूँ, किसी चीज को मूव कर पा रहा हूँ, नहीं, बात है नहीं, मैं किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में कैपेबल नहीं हूँ विद द हेल्प ऑफ माई थॉट, नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये देखें तो जीरो है। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखिए, बार बार ये लिख रहे हैं फिजिक्स वर्क डन इज जीरो, फिजिक्स में कोई वर्क डन नहीं हुआ। अगर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो कोई, हाँ, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या कॉमन डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वर्क हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कोई वर्क डन नहीं हुआ है। क्यों वर्क डन नहीं हुआ है, क्योंकि हम किसी को ऑब्जेक्ट इसलिए, किसी ऑब्जेक्ट को इसलिए नहीं मूव करा पाए हैं या डिस्प्लेस करा पाए हैं क्योंकि मैंने उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगाया, तो वो मूव भी नहीं किया। ये बात क्लियर है, समझ में आया। तो कमली में, कमली ने फिजिकली, सॉरी फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोई वर्क नहीं किया, लेकिन बायोलॉजिकली उसने बहुत सारा वर्क किया है। अब यहाँ पे एक इंसाइट लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इंसाइट समझते हैं क्या है।
यू कैन पुश। अब देखिए, ये पुश का मतलब पता है क्या है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स। पुश क्या है? फोर्स है। पुश क्या है? फोर्स है। पुलिंग और पुशिंग इज कॉल्ड फोर्स। तो ये पुश क्या? फोर्स। यू कैन पुश अ स्टेशनरी वॉल फॉर एवर एंड बी एग्जॉस्टेड। ये कह रहे हैं कि आप किसी स्टेशनरी वॉल पे धक्का लगाते रहिए और धक्का लगाते लगाते थक जाइए। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स कॉल्स मतलब फिजिक्स के अकॉर्डिंग दिस जीरो वर्क, कोई भी वर्क नहीं होगा। आई रिपीट वंस अगेन, कोई भी वर्क नहीं होगा। क्या बात पल्ले पड़ी? क्या बात समझ में आया? जैसे मैं यही ये वॉल है, ये इधर आप लोग को दिख नहीं रहा, इधर वॉल है, मैं इसको धक्का दूं, देते दिन भर धक्का दे रहा हूँ, फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है, मैंने बोला था कि पहले चीज ये देखेंगे फोर्स है कि नहीं। यस, फोर्स तो है मेरे पास, मैं तो फोर्स मार रहा हूँ, इस पे धक्का दे रहा हूँ, लेकिन मूव तो कर ही नहीं रहा। बात तो ये मूव नहीं कर रहा है। और अगर कोई चीज मूव नहीं कर रही है ना, तो फिर वर्क नहीं माना जाएगा, भले ही आपके पास फोर्स क्यों ना हो। ये बात समझ में आया? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क डन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। तो इक्वेशन ऑफ एक्शन, एक्शन का मतलब वही है कि मूवमेंट, मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। एक्शन का मतलब एक ये भी है कि एक्शन दो चीजें अपने आप में कंटेन कंटेन किया हुआ है। दैट इज अ मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाउ द व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट मूवमेंट, दैट इज अ फोर्स। ठीक। तो एक्शन का मतलब दो चीज है कि आपने एक्शन किया तो कुछ मूव की होगी, कोई ऑब्जेक्ट मूव किया होगा, और वो ऑब्जेक्ट मूव करने का कारण क्या है? फोर्स है। तो एक्शन का मतलब ये है कि हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की इक्वेशन को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जो कि हमें वर्क देगा। ठीक है, तो समझते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? एफ का मतलब होता है फोर्स, एफ का मतलब होता है फोर्स, और यहाँ पे एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, मैं फिर से लिख भी दे रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट का मतलब कोई चीज अभी के लिए समझ लेते हैं मूव करी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क की ये जो लिखा हुआ है ना जूल, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। क्या होती है? एसआई यूनिट होती है। एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। इन द सेम वे एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन्स, न्यूटन्स नहीं होगा, न्यूटन होगा। और एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, अब समझिए, फॉर्मूले को समझ लीजिए। जो इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब जो फॉर्मूला है उसको समझ लेते हैं। फॉर्मूला ये है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो हम दो चीज देखेंगे वर्क में, कितना फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो फोर्स को उठाएंगे, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कराएंगे, और दैट्स द हमारा वर्क डन, की कितना वर्क डन आएगा वो निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन ये है कि फोर्स लेट से मान लेते हैं 2 न्यूटन का है, और डिस्प्लेसमेंट जो है, एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, एस कितना है मान लेते हैं 5 मीटर है। तो जो हमारा वर्क डन होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, द वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 2 into 5, एंड इट गिव्स 10 जूल। हाउ मच? 10 जूल वर्क होगा। ये बात समझ में आया? आई रिपीट वंस अगेन, वर्क होने के लिए सबसे प्राइमरी चीज जो होनी चाहिए वो फोर्स होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं फोर्स है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो होना चाहिए, क्या उस फोर्स के द्वारा जिस ऑब्जेक्ट पे वो लग रहा है, उस
उस ऑब्जेक्ट को मूव करा पा रहा है कि नहीं करा पा रहा है, वो अपनी जगह से हिला है कि नहीं हिला है। क्लियर है? इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर समझ लीजिए एक बार। मैं कब पता चलेगा कि कोई वर्क हुआ कि नहीं हुआ? प्राइमरी चीज, वर्क डन होना चाहिए, सॉरी फोर्स होना चाहिए, मान लेते हैं फोर्स है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या वो जो फोर्स जिस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करा पा रहा है कि नहीं करा पा रहा है। अगर करा पा रहा है तो यस एब्सोल्युटली वर्क होगा। और वर्क कैसे पता करेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से हम वर्क डन पता करेंगे। क्या बात समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जैसे ये लड़की है, ये लड़की है, ये फोर्स लगा रही है इधर, इधर लगा रही है, अच्छा इधर लगा रही है, ये इस तरफ फोर्स लगा रही है, वैसे खींचते हुई तो इधर नजर आ रही है, जो भी है ठीक है, फोर्स। और इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यस फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? वर्क डन ये कर रही है। अब यही जो कमली है, ये कमली ही तो है ये का नाम, हाँ अभी अब खेलने कूदने लग गई है ना, तो इसको बहुत अच्छा लग रहा है कमली। ये कमली ने वर्क किया अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, नॉट कॉमन डेफिनेशन, फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसने वर्क किया है। तो कैसे वर्क किया है? क्योंकि इसने फोर्स भी लगाया है, और जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया है, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया है उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो हिला भी है, वो मूव भी किया है, तो हम क्या बोलेंगे? यस शी हैज डन सम वर्क। ठीक है, तो अब ये समझ लेते हैं द यूनिट 1 जूल या जूल होती है। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऐसे मैं लिखते रहा हूँ। डिफाइन डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 जूल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन 1। तो 1 जूल क्या होता है समझ लेते हैं। 1 जूल इज द वर्क डन, क्योंकि जूल जो है वो उसकी वर्क डन की एसआई यूनिट है, जूल। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर। 1 जूल क्या होता है? जब 1 न्यूटन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक चला दे, हम उसी को क्या बोलते हैं? 1 जूल वर्क बोलते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, जब किसी फोर्स के द्वारा, और वो फोर्स कितना हो? 1 न्यूटन का हो, व्हेन अ 1 न्यूटन फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर, दैट वर्क डन इज कॉल्ड 1 जूल। क्या बोलते हैं उसको? 1 जूल बोलते हैं। क्लियर? कोई समस्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डायरेक्शन ये यहाँ यहाँ पर जो है ना, यही बस ये जो चीज़ है हमको ये समझना है, डायरेक्शन ऑफ मैटर्स दैट इज एंगल ऑफ एफर्ट मैटर, ये क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट, मतलब अभी तक के स्लाइड का जो हमने अभी स्लाइड देखी, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, दैट इज डायरेक्शन मैटर्स दैट इज एंगल ऑफ एफर्ट्स मैटर, कि हम कितने, मतलब किस तरफ एफर्ट कर रहे हैं। जैसे इसको कॉमन डेफिनेशन में समझते हैं, कॉमन डेफिनेशन, जैसे मान लीजिए मुझे तैयारी करनी है मतलब मुझे क्रैक करना है यूपीएससी, ठीक, यूपीएससी क्रैक कर, और मैं पढ़ रहा हूँ क्या कहते हैं, कोई और बुक्स, तो लोगों को लगेगा यार ये बहुत पढ़ रहा है, मतलब मैं मान लीजिए मैं हिस्ट्री पॉलिटी नहीं पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बुक्स या ऐसी बुक जो कि उससे रिलेटेड नहीं है, तो लोगों को लगे यार ये लड़का तो बड़ा हार्ड वर्किंग है, बहुत दिन भर पढ़ता ही रहता है, बुक्स पढ़ता रहता है। यस आई रीड, पर मेरा वो डायरेक्शन नहीं है जिस दिशा में मुझे जो चीज़ें पढ़नी चाहिए वो नहीं। तो ये कॉमन डेफिनेशन, ये कॉमन है। जैसे मान लीजिए मुझे क्या कहते हैं, अरे कल बताऊँ, चलिए ठीक है, इस बुक को ओपन करना है, इस ये कॉपी को ओपन करना है, तो ठीक है मैं ऐसे ही ओपन करूंगा, ठीक है। लेकिन कोई बंदा
ऐसे ओपन करें और खूब हम दिखाए, अरे ओपन क्यों नहीं हो रहा, तो कोई देखा, कितना एफर्ट कर रहा है ये तो, इस बुक को ओपन करने के लिए कितना एफर्ट कर रहा है। अरे भाई एफर्ट कर तो रहे हैं लेकिन गलत तरीके से एफर्ट कर रहे हैं। हमें एफर्ट कहाँ करना है, यहाँ पे करना है। ठीक है, तो हमें एफर्ट किस तरह करना है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो समझिए अब यहाँ पर एफर्ट की जो बात आएगी ना, वो एफर्ट की बात आएगी जो है वो एंगल, एंगल किसके बीच का एंगल तो समझेंगे। तो जब कभी भी एंगल की बात चलेगी ना, तो हम समझना पड़ेगा एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आई रिपीट वंस अगेन, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, हमें उस पे ध्यान देना, वो एंगल मैटर करेगा। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आया। अब जैसे यहाँ पर 3 केस हैं जो कि इंपॉर्टेंट केस है, और 9th क्लास में मोस्टली यही 3 इंपॉर्टेंट केस रहते भी हैं। आफ्टर 9th क्लास जब आप 11th में जाते हैं, 12th में जाते हैं, तो और भी एंगल्स निकल गए थे, बट 9th क्लास इन एनसीईआरटी ओनली दीज 3 केस विल बी डिस्कस्ड। ठीक, तो समझते पहला केस क्या है, समझे। हम्म, तो ये लड़का है, ठीक है, ये अच्छा, ये थोड़ा सा डायग्राम दिक्कत लग रहा है क्योंकि थ्रेड पकड़ा है इधर, गाड़ी है उल्टी, गाड़ी को सीधा करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, या ऐसा करें कि इस लड़के को यहाँ पे खड़ा करें। चलिए फोर्स सीधा थोड़ा लगाएगा। तो एक केस ये है, एक केस ये है, पहला केस क्या है कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में। जैसे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ा और ऐसे खींचा, तो मेरे फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, और ऑब्जेक्ट का भी डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है। ये बात समझ में है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला केस ये है, फर्स्ट केस ये है जिसमें द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम। रिपीट वंस अगेन, first case is this in which direction of displacement and the direction of force is same, सेम होगा। जैसे इसमें एंगल 0 होता है, और जब डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम हो, मत इट मींस एंगल 0 हो, तो हम उसको पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 होगा, या बोलेंगे एक ही दिशा में होगा, तो हम उसको पॉजिटिव वर्क बोलेंगे। जैसे कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ा और खींच दिया, तो फोर्स भी इधर, उस आदमी का डिस्प्लेसमेंट भी इधर, या उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी इधर। तो दिस इज पॉजिटिव वर्क। व्हेन इट विल बी अ नेगेटिव वर्क, तो समझते नहीं। जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बीच का एंगल 180, मतलब 180 डिग्री हो, 180 डिग्री का मतलब ये है कि फोर्स इधर हो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो। रिपीट वंस अगेन, when the angle between force and displacement is 180, it means the direction of force and the direction of displacement is in opposite direction। मतलब ऐसे, मतलब एक लेफ्ट हो तो एक राइट हो, एक अप हो तो एक डाउनवर्ड हो, इस तरीके से हो। तो समझते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब, जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा ऊपर फेंक दिया, ऊपर, तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, ऊपर, और ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे। ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे। तो हम इस फोर्स को, सॉरी, इस वर्क को बोलते हैं नेगेटिव वर्क। आई रिपीट वंस अगेन, जब कभी भी
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री हो, इट मीन्स जब ये दोनों अपोजिट दिशा में हो तो हम इसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, लेकिन ग्रेविटी के द्वारा वर्क, सॉरी ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स है वो नीचे, क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क। ठीक, अभी इसको मैं और समझाऊंगा। तो नेगेटिव वर्क डन, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है तो 180 डिग्री, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क। और जीरो वर्क कब होगा? जीरो वर्क तब होगा when the angle between force and displacement is 90 degree. Force is perpendicular angle मतलब कि perpendicular displacement मतलब फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है। और अगर 90 डिग्री बन रहा है तो हम बोलेंगे कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। जैसे ये आदमी है, ये ऐसे उठाया तो फोर्स ऊपर लगा रहा है, भाई ऐसे रोका हुआ है ना ऐसे करके, तो फोर्स ऊपर लगा रहा है और चल इधर रहा है, तो उस आदमी का डिस्प्लेसमेंट इधर है लेकिन फोर्स ऊपर है, तो वर्क डन इज। ये बात समझ में आया? क्लियर हुई चीजें? ठीक है। अब कैपेसिटी क्या है? एनर्जी, तो ठीक है, इसको 2 मिनट का है। एनर्जी मतलब कैपेसिटी फॉर एक्शन, एक्शन का मतलब ये हो गया वर्क। वर्क डन, एक्शन में दोनों चीजें रहेंगी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मतलब वर्क डन रहेगा। ठीक है। थिंक ऑफ एनर्जी एज द बैंक अकाउंट होता है एंड वर्क एज द स्पेंडिंग होता है। क्या मतलब है? हमारे पास इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मेरा बैंक अकाउंट खुला हुआ है, उसमें पैसे होंगे तभी तो खर्च कर पाएंगे। तो ऐसी एनर्जी क्या है? बैंक अकाउंट है, और उसके पास क्या है? करेंसी में वर्क है, तो हम वर्क को खर्च कर पाते। स्पेंडिंग, वर्क एज अ स्पेंडिंग, उसको हम खर्च कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बस बताने के लिए था। वैसे एक्चुअली में, अगर एक्चुअली थोड़ा और हम अपनी सोच को बढ़ा के देखें तो वर्क और एनर्जी इक्वलेंट या बोले सेम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट possess एनर्जी इफ इट हैज द कैपेबिलिटी टू exert अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। क्या बोला है? किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है, एनर्जी तभी होगी जब वो इतना कैपेबल होगा कि वो फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट को हिला पाए या मूव करा पाए। ठीक, exert a force on another object, it has the capability to exert a force on another object। मतलब समझिए, जैसे मेरे पास एनर्जी है कि नहीं है? हाँ है, कि मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, मूव नहीं कर रहा है, बट हाँ ये क्या बोला है कि केवल फोर्स, इतनी एनर्जी, इतना उसके पास हो कि वो फोर्स लगा पाए। मैं करेक्ट कर रहा हूँ, मैंने भी बोल दिया था डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, नहीं डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगा पाए। जैसे ये ये जो पेन है, ये क्या पेन फोर्स लगा पाएगा? नहीं, इसके पास खुद की कोई एनर्जी नहीं है ये फोर्स लगा पाए किसी। हाँ, मेरे पास एनर्जी है कि मैं फोर्स लगा पाऊंगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि वो किसी अन्य ऑब्जेक्ट पे, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर पाएगा। वो बात अलग है हिले ना हिले, वो दूसरा ऑब्जेक्ट मूव करे ना करे, नहीं नहीं, मूव करे ना करे, मूव करे चाहे ना करे, अगर हम फोर्स लगा पा रहे हैं इट मीन्स कि मेरे पास एनर्जी। जैसे मुझे अभी भी याद है, जैसे क्या कहते हैं, मुझे लास्ट ईयर 2024 में मुझे डेंगू हो गया था। ठीक है, तो डेंगू में हालत बड़ी ख़राब हो जाती है, आप उठ भी नहीं कर पाते। तो मैं बेड पे ऐसे लेटा हुआ था, मुझे वीगो चढ़ रहा था प्रॉपर तरीके से। तो मम- मम्मी ने कहा पानी पियोगे? तो मैंने कहा हाँ पियेंगे। तो मम्मी मुझे क्या दी? गिलास दी। और मेरे पास इतनी भी ताकत नहीं थी कि पल्स जो होती है, सॉरी पल्स नहीं, अरे वो होता है प्लेटलेट्स, हाँ प्लेटलेट्स होती है, वो बहुत डाउन हो जाती है, तो आप बहुत ही लो फील करते हो, मतलब आपका मन करे बस लेटे ही रहो, लेटे रहो बस, खत्म।
मुझे गिलास दिया, मुझे वो गिलास भी नहीं पकड़ा गया और छूट गया गिलास। तो मैं उतना भी फोर्स नहीं लगा पाया, यानी मेरे पास एनर्जी उस टाइम जो एनर्जी थी वो बहुत ही लो थी, या बोले बिल्कुल एनर्जी नहीं थी। मतलब मैं एक, जैसे डेड बॉडी होती है ना, डेड बॉडी के पास कोई एनर्जी नहीं होती। आप इसको नोटिस करिएगा, डेड बॉडी को अगर कपड़ा उड़ो, लात मारो, किक मारो, ये करो वो करो, नहीं है उसके पास एनर्जी, नहीं है, वो कहाँ से फोर्स लगा। ठीक है, तो द ट्रांसफर क्या है समझ लेते हैं, इसके बारे में क्या बात हो रही है। ऑब्जेक्ट डूइंग वर्क लूजेस एनर्जी, जो ऑब्जेक्ट वर्क करेगा वो अपनी एनर्जी खोएगा। जैसे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो मैं वर्क, कॉमन डेफिनेशन, फिजिक्स डेफिनेशन मत समझिएगा, कॉमन डेफिनेशन, तो मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं फोर्स लगा रहा हूँ बोलने में, तो मेरी एनर्जी लूज हो रही है धीरे। ठीक है, ऑब्जेक्ट हैविंग वर्क डन ऑन इट गेन्स एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो फोर्स, जो एनर्जी लगाएगा, जो वर्क करेगा, उसकी एनर्जी खत्म हो रही है, और जिस पे लगा रहा है, जिस पे वर्क कर रहा है, उसकी एनर्जी बढ़ रही है। आई रिपीट वंस अगेन, ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये दोनों चीज। वंस अगेन, जो वर्क कर रहा है उसकी एनर्जी खत्म हो रही है, और जिस पे वर्क कर रहा है उसकी एनर्जी बढ़ रही है। ये क्लियर हो गया। और यूनिवर्सल यूनिट जो होती है वो जूल ही होती है, मतलब मैंने बोला ना, वर्क और एनर्जी लगभग सिमिलर होते हैं, तो इनकी जो यूनिट होगी वो भी जूल होगा। ठीक है, तो द एनर्जी स्टोर कैपेबिलिटी, मतलब इसके पास एनर्जी है कि भाई ये किसी नेल को एक्शन करके, वर्क करके इसको इम्बेड कर सकते। ठीक है, तो ये अच्छा, ये भी बात भी अलग है कि सर इसके पास एनर्जी कहाँ से है, तो इसकी एनर्जी मतलब कहने का मतलब कोई टक मारेगा। ठीक है, तो अपने आप से एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, तो हाँ, तो मैंने बोला योद्धा, अभी फतेह देखे थे, तो योद्धा 2 बैच भी आ चुका है। ठीक है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, और आपने अभी देखा कि फाउंडेशन क्लास बहुत ही ज़्यादा एक काम को लेके सीरियस है, और उस सीरियसनेस का रिजल्ट भी आप लोग देख रहे हैं क्या है। तो आप अच्छे से प्लान इसको एक्सेस करिए, खूब पढ़िए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और पढ़ना ज़रूरी है, कहाँ से पढ़ना है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं कि कुछ भी पढ़े, प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से प्लान करके पढ़ना। और वो आपको कोई इंस्टीट्यूट, कोई आपके टीचर अच्छे, और इस प्लेटफॉर्म में बेस्ट टीचर आपको मिलेंगे फॉर RIMC, सैनिक एंड एनी अदर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं, फिर कल से स्टार्ट करते हैं। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, शायद 3-4 चीज़ें रह गई हैं, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर टर्निंग, आप लोग खुश रहिए, काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी। ठीक है, रीड गुड बुक्स, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है।